हेलो गाइस, इट्स सीरीटी फिजियो डॉक्टर अक्षय कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द मोटर न्यूरॉन डिजीज, है ना। आज का हमारा टॉपिक है मोटर न्यूरॉन डिजीज और ये मोटर न्यूरॉन डिजीज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस अबाउट हियर। इसके बारे में पहले भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इस मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में डील करेंगे। अब चूंकि मोटर न्यूरॉन डिजीज एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही वास्ट टॉपिक है, सो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 लेक्चर्स टू कवर दिस। ये इस मोटर न्यूरॉन डिजीज का पहला पार्ट है। आज के इस पहले पार्ट में हम क्या क्या डील करने वाले हैं? आज के इस पहले पार्ट में हम बस डील करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, इसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, एंड द मेजर पैथोलॉजी, इसके पीछे क्या मेजर पैथोलॉजी है, क्या होता है, क्यों हमारे पास ये सिम्टम्स आते हैं। आज के इस लेक्चर में हमारे पास ये 3 मेजर सेक्शन होने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, द क्लासिफिकेशन एंड द पैथोलॉजी। देन इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में, लाइक व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट आर द मैनेजमेंट क्राइटेरियाज, इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। इन सभी के बारे में हम अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दिस is the very first part, and let's have a look on the basics, on the basics and introductory part of the motor neuron disease. As the name is indicating, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, so we are having 3 terms. We are having the motor न्यूरॉन डिजीज, हमारे पास ये 3 टर्म है। हमारे पास है मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसमें जो पहला 2 टर्म है दैट इज द मोटर न्यूरॉन। एज द नेम इज इंडिकेटिंग, दिस इज अ कंडीशन जहां पर वी आर हैविंग द डिजीज ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स। हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स के डिजीज हो रहे हैं। अब ये मोटर न्यूरॉन्स के जो डिजीज हैं, ये अल्टीमेटली क्या करेंगे? ये अल्टीमेटली दीज आर अफेक्टिंग द मोटर न्यूरॉन्स। ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स को ही अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन्स को अगर अफेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास क्या सिम्टम्स आएगा? अगर ये मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेंगे तो ओनली मोटर सिम्टम्स हमें दिखेंगे। यहाँ पे हमें ओनली मोटर सिम्टम्स दिखेंगे। यहाँ पे देयर विल बी नो सेंसरी सिम्टम्स, हमें यहाँ पे कोई भी सेंसरी सिम्टम्स नहीं दिखेगा। देयर विल बी नो सेंसरी सिम्टम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। एंड नाउ इफ द मोटर न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व, देन वी कैन हैव अ लॉट ऑफ सिम्टम्स। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सिम्टम्स, इफ वी आर डीलिंग बेसिक्स अबाउट द मोटर न्यूरॉन डिजीज, सो दिस मोटर न्यूरॉन डिजीज इज बेसिकली कंडीशन जहां पे वी आर हैविंग द डिजनरेशन, वी आर हैविंग द अफेक्ट इन द मोटर न्यूरॉन डिजीज। अब ये जो मोटर न्यूरॉन डिजीज को अफेक्ट करता है, ये कैसा होता है? So this is basically a progressive neurodegenerative disorder. इसे हम कहते हैं progressive. This is the progressive neurodegenerative disorder. ये हमारा progressive neurodegenerative disorder है। यानी कि यहाँ पे फिर से हमारे पास 3 वर्ड्स आ गया। Progressive it means what? It means that the symptoms will increase day by day. यानी कि यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन का हमारा डैमेज होना शुरू हुआ है, जो मोटर न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन हुआ है, तो द डिजेनरेशन विल इंक्रीज डे बाय डे। जो डिजेनरेशन हमारे मोटर न्यूरॉन्स का है वो डेली वो डे बाय डे बढ़ेगा, ठीक है। और ये इस डिजेनरेशन के बढ़ने के कारण जो सिम्टम्स होंगे हमारे पास पेशेंट्स में, जो हमारे पास सिम्टम्स होंगे, वो सिम्टम्स भी डे बाय डे और बढ़ेंगे। इट मींस कि मोटर न्यूरॉन डिजीज का जो सिम्टम है, द सिम्टम विल गो ऑन चेंजिंग। ये हमारा जो सिम्टम है वो हमेशा इस टाइप के पैटर्न में ग्राफ इंक्रीज होता चला जाता है, कभी भी सिम्टम्स इसके डिक्रीज नहीं होते हैं। Why? Because this is a progressive neurodegenerative disorder. Neurodegenerative it means what? It means that there is the degeneration. किसका degeneration हो रहा है? तो degeneration of this motor neuron. So ultimately what is the point? The point is कि हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में we have the motor neurons. हमारे पास ये motor neurons है ना। हमारे पास ये मोटर न्यूरॉन्स हैं। अब इस मोटर न्यूरॉन्स का क्या हो रहा है? इन मोटर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन हो रहा है। इन मोटर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन हो रहा है। इस प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन के कारण जो क्लिनिकल फीचर्स और जो सिम्टम्स होंगे वो डे बाय डे इंक्रीज करेंगे एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू द डिसेबिलिटी। इसके कारण हमारे पास पेशेंट में डिसेबिलिटी और भी अलग अलग सिम्टम्स दिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन डिजीज की मोटर न्यूरॉन डिजीज है क्या। एंड वी आर क्लियर दैट इन द मोटर न्यूरॉन डिजीज वी विल नॉट सी द सिम्टम्स रिलेटेड टू द सेंसरी फंक्शन। इट मींस दैट द सेंसरी फंक्शन विल बी प्रिजर्व, द सेंसरी फंक्शन विल बी कंप्लीटली नॉर्मल। यहाँ पे कोई भी सेंसरी फंक्शन नहीं दिखेगा। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स हम स्टडी करते हैं, आप सब ये जानते होंगे कि हमारे पास जो भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, हम मोटर न्यूरॉन्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। आपने ये पहले पढ़ा होगा कि हमने मोटर न्यूरॉन्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। एक हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द अपर मोटर पार्ट, है ना। एक हमारा अपर मोटर पार्ट होता है और दूसरा होता है हमारा लोअर मोटर पार्ट।
द सेकंड वन इज द लोअर मोटर पार्ट। ये दो हमारे पास मेजर पार्ट्स होते हैं, अपर मोटर एंड द लोअर मोटर। अब अगर मोटर न्यूरॉन डिजीज अफेक्ट हो रहा है, इफ देयर इज एनी कंडीशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन डिजीज, ठीक है, देन इन सच कंडीशन हमारे पास जो भी अफेक्ट होगा वो हमारे अपर मोटर में भी हो सकता है ना, और लोअर मोटर के अंदर भी हो सकता है। तो अब ये अपर मोटर और लोअर मोटर पार्ट्स हैं क्या, इनके बारे में आप सब जानते होंगे, बट अगर हम एक क्विक रिवीजन टाइप से अगर हम यहाँ पर समझना चाहें तो देखो आप, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर क्यूट ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है, हियर वी हैव द ब्रेन स्टेम, यहाँ पे ये हमारा ब्रेन स्टेम है, एंड आफ्टर द ब्रेन स्टेम ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ जाता है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज समझना है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कुछ न्यूरॉन्स आते हैं और ये न्यूरॉन्स डायरेक्टली इंटर करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रन करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे टर्मिनेट कर जाते हैं आके, दिस ऑल आर टर्मिनेटिंग ऑन इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। अब इन स्पाइनल कॉर्ड में ये जहां टर्मिनेट करते हैं इन द स्काई ब्लू कलर, दिस आर द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी दिस आर द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ दिस न्यूरॉन। एंड इस टर्मिनेशन पॉइंट से अगेन हमारे पास दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि ये सब क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। वैसे ही एक और न्यूरॉन हमारे पास होता है, अगेन वी हैव वन मोर ट्रैक्ट, एक और ट्रैक्ट हमारे पास होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये हमारे ब्रेन स्टेम में ही आके टर्मिनेट कर जाते हैं। इन द ब्रेन स्टेम हमारे पास फिर से कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं जहां पर ये टर्मिनेट करेगा, और यहां से फिर कुछ न्यूरॉन्स हैं जो बाहर की तरफ यहाँ पे हमारे ब्रेन स्टेम से बाहर की तरफ निकलते हैं। सो दिस इज ए नॉर्मल कंस्टिट्यूशन, दिस इज द नॉर्मल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं अगर हम वो समझें तो देखो आप, सबसे पहला इन द येलो कलर्ड ट्रैक्ट, ये जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है। और जो हमारा स्काई ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द ब्रेन स्टेम, इसे हम कहते हैं कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट्स, ये हमारा है कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये जहां पर टर्मिनेट कर रहा है, ये स्काई ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल, दिस इज द एंटीरियर हॉर्न सेल। और एंटीरियर हॉर्न सेल से ये जो ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स, ये हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं। इसमें हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस, ये सारे के सारे स्पाइनल नर्व्स में आते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास ब्रेन स्टेम में ये जो हमारे डॉट स्ट्रक्चर्ड है, दीज आर कॉल्ड द बल्बर न्यूक्लियाई, ये हमारे बल्बर न्यूक्लियाई होते हैं। बल्बर न्यूक्लियाई से हमारे पास क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन होता है ना, यानी कि यहां से ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे हैं, दीज ऑल आर द क्रेनियल नर्व्स, ये हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं। अब आप देखो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बना, ओवरऑल स्ट्रक्चर ये बना है कि हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है जो एंटीरियर हॉर्न सेल पर टर्मिनेट होता है, और एंटीरियर हॉर्न सेल से हमारे पास स्पाइनल नर्व्स आते हैं। सिमिलरली कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट हमारे बल्बर न्यूक्लियाई पर टर्मिनेट होता है, और यहाँ से क्रेनियल नर्व्स बाहर आते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे दो कैटेगरी बना सकते हैं कि अपर मोटर और लोअर मोटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब देखो, अब मैं जिसे रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस आर द अपर मोटर। सबसे पहला जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो, दूसरा हमारे पास जो कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट है ना, द कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट एंड द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, एज वेल एज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सभी के सभी हमारे होते हैं अपर मोटर, इसे हम कहते हैं अपर मोटर पार्ट। यानी कि अपर मोटर पार्ट में क्या हुआ, अपर मोटर पार्ट में हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स है, हमारे पास ब्रेन स्टेम है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, एंड वी हैव द ट्रैक्ट्स, हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड हमारे पास कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट। इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स बचे हैं यहाँ पे, लाइक द बल्बर न्यूक्लियाई, क्रेनियल नर्व्स, एंटीरियर हॉर्न सेल, स्पाइनल नर्व्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के हैं, दिस आर द लोअर मोटर, ये हमारे पास लोअर मोटर है। अब जब हम मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, मोटर न्यूरॉन डिजीज इज एन अम्ब्रेला टर्म, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। जैसे हो सकता है कि जो हमारी इंजरी है वो इंजरी हमारे किसी ट्रैक्ट में हो जाए तो हमारा अपर मोटर न्यूरॉन का डिजीज आ जाएगा। अगर वो किसी स्पाइनल नर्व्स में आ जाए या फिर एंटीरियर हॉर्न सेल में हो या फिर बल्बर न्यूक्लियाई में हो, इट विल बी रिलेटेड टू द लोअर मोटर। इसीलिए यहाँ पे हमने जो भी मोटर न्यूरॉन्स है उसे अपर मोटर और लोअर मोटर में डिवाइड कर रखा है। अब अपर मोटर और लोअर मोटर में हमने अगर मोटर न्यूरॉन डिजीज को, अगर मोटर न्यूरॉन्स को डिवाइड किया है तो जो भी इंजरी होंगे वो इंजरी भी इसी बेसिस पे होंगी कि वो या तो अपर मोटर में हो सकता है या लोअर मोटर में हो सकता है या फिर दोनों में ही हो सकता है। ये भी तो
ये भी चांसेस हो सकते हैं ना। तो इस बेसिस पे हमारे पास बेसिकली अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे अगर कोई कंडीशन है जहां पर अपर मोटर प्लस लोअर मोटर दोनों में इंजरी होता है तो उसे हम कहते हैं, उसे हम कुछ और नाम देते हैं। अगर सिर्फ अपर मोटर में इंजरी होता है उसका कुछ और नाम है, लोअर मोटर में इंजरी होगा उसे भी हम कुछ और कहेंगे। जैसे अपर और लोअर मोटर दोनों में अगर इंजरी होता है, दोनों ही अफेक्टेड है, देन इट्स कॉल्ड द एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इट्स कॉल्ड द एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है। शॉर्ट में इसे हम एएलएस कहते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है, आप जाकर देख सकते हो। सिर्फ अपर मोटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इट्स कॉल्ड द प्राइमरी, इसे हम कहते हैं प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, इन शॉर्ट इट इज रिटन एज पीएलएस। अगर सिर्फ लोअर मोटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इट्स कॉल्ड द स्पाइनल मसल एट्रोफी और द प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, इसे हम प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं, ठीक है, रिटन एज पीएमए। इसके साथ साथ कभी कभी एक और कंडीशन आता है, दैट्स कॉल्ड द बल्बर पाल्सी, है ना। कभी कभी एक और कंडीशन है जिसको हम प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी कहते हैं। अब ये प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी किस चीज पर बेस्ड है? पहला तो ये है कि ये हमारा लोअर मोटर होगा, है ना, क्योंकि बल्बर न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, बल्बर एरिया इज द स्पेशल एरिया दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द आवर फेशियल मसल, ये हमारे फेशियल एरियाज के आसपास। इट मींस कि ये मसल ग्रुप के ऊपर भी टारगेटेड है, उसके ऊपर भी हमारे पास ये टारगेटेड है, उसके ऊपर भी हमारे पास ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो दीज आर सम कॉमन क्लासिफिकेशंस अंडर द मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस हमारे पास आ सकते हैं, लाइक वी कैन हैव द बाइब्रेकियल मोटर न्यूरॉन डिजीज, वी कैन हैव द हिरायामा डिजीज, वी कैन हैव द फ्लेयर लेग सिंड्रोम, स्पाइनल मसल एट्रोफी। बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं हमारे इस मोटर न्यूरॉन डिजीज के। दीज ऑल क्लासिफिकेशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से न्यूरॉन लेवल पे इंजरी है और विच मसल, कौन से मसल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। इन दो मेजर चीजों पर हमारे पास यहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट होता है कि कौन से क्लासिफिकेशन होंगे। अब क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम बात करें कि पैथोफिजियोलॉजी ये हो क्यों रहा है ना, यहाँ पे ये कंडीशन क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उसे हम कहते हैं ग्लूटामिनर्जिक साइटोटॉक्सिसिटी। उसे हम कहते हैं ग्लूटामिनर्जिक साइटोटॉक्सिसिटी। ये ग्लूटामिनर्जिक साइटोटॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सॉरी, नॉट साइटोटॉक्सिसिटी, इट्स कॉल्ड द ग्लूटामिनर्जिक एक्साइटोटॉक्सिसिटी। It's called the glutaminergic excitotoxicity, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे जो हमारा ग्लूटामिनर्जिक है, दिस ग्लूटामिनर्जिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्लूटामेट। ये हमारे ग्लूटामेट वर्ड से डिराइव्ड है। अब ग्लूटामेट क्या करता है? ग्लूटामेट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना। ये हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो करता क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेशन, जिसके कारण हमारा मूवमेंट इंप्लीमेंट हो पाता है। यानी कि जो भी मोटर फंक्शन है उस मोटर फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ग्लूटामेट न्यूरॉन, इस ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर का ही यूज होता है। दैट इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बट कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू एनी कॉज इस ग्लूटामेट का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एक्साइटोटॉक्सिसिटी, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइट होना और उसके कारण टॉक्सिसिटी। इट मींस कि जब ग्लूटामेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक्सेस एक्साइटेशन के कारण टॉक्सिसिटी हो जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल द ग्लूटामिनर्जिक टॉक्सिसिटी। अब ये ग्लूटामिनर्जिक टॉक्सिसिटी क्यों हो रहा है उसके बारे में अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो देखो आप, ग्लूटामिनर्जिक साइटोटॉक्सिसिटी का सबसे बड़ा कारण है हमारा कैल्शियम इन्फ्लक्स। जैसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, है ना, अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सी, दिस इज माई, ये मेरा एक्सॉन टर्मिनल है एंड दिस इज माई अनदर न्यूरॉन, ये मेरा दूसरा न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ठीक है। दिस इज द सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पर कभी कभी क्या होगा, ड्यू टू एक्सेस ग्लूटामेट रिलीज, ड्यू टू एनी ट्रॉमा और एनी सच कंडीशन, एनी सच पैथोलॉजी, किसी भी कारण से इस सिनेप्स में बहुत सारा ग्लूटामेट रिलीज होगा। ड्यू टू एनी कॉज देयर कैन बी the glutamate concentration will increase in the synapse, है ना। सिनेप्स में ग्लूटामेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। अब ये क्यों होगा? इट कैन बी ड्यू टू द एटीपी डिप्लेशन, द इस्चेमिया, द ट्रॉमा या फेलियर ऑफ द ग्लूटामेट अपटेक बाय एस्ट्रोसाइट्स। किसी भी कारण से हमारे पास ग्लूटामेट का कंसंट्रेशन अगर हमारे सिनेप्स में इंक्रीज होगा तो क्या होगा,
ठीक है। तो देखो अब सबसे अगर बहुत ज्यादा ग्लूटामेट का हमारा एक्साइटेशन होता है, बहुत ज्यादा ग्लूटामेट का सिक्रीशन होता है, तो ये क्या करता है, ये आगे वाले न्यूरॉन्स को एक्साइट करता है। जैसे ये जो मेरे पास दूसरा न्यूरॉन है, इस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होंगे, वन इन द ग्रीन कलर, अनदर वन लेट्स से इन द येलो कलर। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे इन द ग्रीन कलर दिस इज कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड द NMDA receptor. In the yellow color this is called the AMPA receptor. ठीक है, इन दो रिसेप्टर्स पे ग्लूटामेट हमारा बाइंड करता है। सो ग्लूटामेट हैज बाइंड, हमारा ग्लूटामेट यहाँ बाइंड करेगा। जैसे ही ग्लूटामेट बाइंड करता है, इन अ नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, जैसे ही ग्लूटामेट बाइंड करता है तो इस न्यूरॉन के अंदर जो कैल्शियम चैनल होते हैं, लेट्स से दीज आर द कैल्शियम चैनल, इस न्यूरॉन के अंदर जो कैल्शियम चैनल होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है। बट इन द कंडीशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन डिजीज, जहां पर ग्लूटामेट के कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ चुका है, उसके कारण ये NMDA रिसेप्टर ओवर एक्साइट हो जाता है ना। इफ द ग्लूटामेट इज इंक्रीज्ड, उस कंडीशन में NMDA रिसेप्टर भी ओवर एक्साइट होगा, और अगर ये ओवर एक्साइट होगा तो क्या करेगा, ये कैल्शियम चैनल को भी ओवर एक्साइट करेगा, जिसके कारण एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमारे इस न्यूरॉन के अंदर इंटर करेंगे। सो द कैल्शियम इन्फ्लक्स विल इंक्रीज, है ना, कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। अब when the excess calcium will come inside the neuron, in such condition again what will happen, जब excess calcium हमारे न्यूरॉन के अंदर इंटर करेगा, then it will activate destructive enzymes। यहाँ पर इसके कारण कुछ destructive enzymes एक्टिवेट होते हैं। destructive enzymes जैसे यहाँ पर हमारे पास होते हैं प्रोटीएज, ठीक है, हमारे पास होता है फॉस्फोलाइपेज, then we have the endonuclease, ठीक है, then we have the nitric oxide। ये सब कुछ हमारे पास केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या करते हैं, फॉस्फेट विल जस्ट गो टू डिस्ट्रॉय द साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, ये हमारे साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स को ये डैमेज करना शुरू कर देगा। इट मींस कि हमारे इस न्यूरॉन का जो साइटोस्केलेटल है उसको ये डैमेज करना शुरू कर देगा। फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देगा। इट विल स्टार्ट टू डैमेज द सेल मेम्ब्रेन। इंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को फ्रैगमेंट करेगा, ये डीएनए को डैमेज करना शुरू कर देगा। एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड इट विल जस्ट लीड टू द टॉक्सिसिटी, इसके कारण यहाँ पे हमारे पास टॉक्सिसिटी आएगा। तो ओवरऑल देखो आप, इस ओवर एक्टिविटी ऑफ द कैल्शियम के कारण ये एंजाइम्स का सिक्रेशन हुआ, और ये एंजाइम्स ने क्या किया, इन एंजाइम्स ने ओवरऑल पूरे के पूरे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ही डैमेज कर दिया। कैसे, इन्होंने साइटोस्केलेटल के प्रोटीन यानी कि हमारा फ्रेमवर्क ऑफ द न्यूरॉन है उसको डैमेज कर दिया, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया, डीएनए को डैमेज कर दिया, तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास पूरा का पूरा न्यूरोनल सेल ही डैमेज हो चुका है। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस कैल्शियम इन्फ्लक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वी आर हैविंग दिस कंडीशन जहां पे हमारे पास ऑलमोस्ट सारे के सारे स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज होता है, इसके साथ एक और स्टेप होता है, दैट्स कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, है ना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, अब देखो, जैसे ही हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ, हमने यहाँ पे बात किया नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण वहां पे फ्री रेडिकल्स का भी डैमेज होना शुरू होता है, लाइक द डीएनए डैमेज होगा, लिपिड्स का डैमेज होना, प्रोटीन्स का डैमेज होना, और अदर सेल मेम्ब्रेन्स का डैमेज होना। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया विल आल्सो स्टार्ट टू डिजेनरेट, और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगा वहां पे। सो दिस इज व्हाट happens with the glutaminergic excitotoxicity, and this is the major cause of deplenation, this is the major cause of the degeneration inside this motor neuron disease। तो motor neuron disease में ओवरऑल हो क्या रहा है वो हमने अभी समझा। ठीक है, so if there is any doubt in this condition, in this topic till now here, you can simply comment me in the comment in the comment box below, you can reach out to me on the WhatsApp or on the Instagram। ठीक है, I will surely help you guys। So आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। In the today's lecture we had discussed about the classification and the pathology in detail, and in the next lecture we will continue to discuss about the clinical features and the other points। ठीक है, so I will see you guys in the next lecture। Till then be happy and keep learning।